Students, so the next topic, that is nodal and angular nodes, that we need to do today. First of all, what are radial nodes and what are angular nodes? Two types of nodes are there. One is radial and second one is angular nodes. Okay, तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि रेडियल नोड्स वो नोड्स होते हैं जहाँ पे, मतलब देखो, नोड्स तो वही है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है, दैट मीन्स। एंड यहाँ लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दैट मीन्स साई स्क्वेयर इक्वल टू ज़ीरो. ओके, दिस इज radial nodes, and how to calculate radial nodes, that is more important. It is calculated by the formula n minus l minus 1, where n is principal quantum number and l is azimuthal quantum number. Okay, doing this we can calculate the radial nodes present in an orbital. The example I have given there, that calculate the number of radial nodes present in 3p orbital. 3p orbital. ओके, तो रेडियल नोड्स क्या होंगी? यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब शेल कौन से? थर्ड है. n इज इक्वल टू 3. p ऑर्बिटल है, और p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है. मैंने पहले ही बताया था कि s ऑर्बिटल जो होता है उसके लिए L की वैल्यू जो होती है वो होती है 0, P के लिए 1, D के लिए 2 एंड F के लिए 3. ओके, ये वैल्यू ऑफ L है, एजीमुथल क्वांटम नंबर. सो P के लिए 1 एंड दिस कम्स आउट टू बी 3 minus 1 बाय द फॉर्मूला, एंड दिस इज 1. ओके, नाउ व्हाट आर एंगुलर नोड्स? एंगुलर नोड्स जो प्लेन्स के ऊपर, एक्स वाई प्लेन के ऊपर होगी जो नोड्स, उसको बोलेंगे एंगुलर नोड्स. ओके, इनका नाम स्फेरिकल नोड्स भी होता है, इनका नाम प्लेनर नोड्स भी होता है. और एंगुलर नोड्स किसके इक्वल होती है? ये होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर के इक्वल. जैसे कि इसी में अगर तुम्हें एंगुलर नोड निकालनी है तो एंगुलर नोड कितनी होगी? ओनली एल, और एल की वैल्यू पी के लिए कितनी होती है? 1. सो नंबर ऑफ एंगुलर नोड फॉर 3p ऑर्बिटल इज 1. ओके, एंगुलर नोड्स सेम होती है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 एंड एफ के लिए 3, चाहे कोई भी शेल में वो ऑर्बिटल प्रेजेंट हो. इसमें एक और बात तुम्हें ध्यान रखनी है, जैसे कि मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ रेडियल नोड्स को. जैसे कि दिस इज न्यूक्लियस. ओके, these are electrons revolving around it. This is the second diagram. Sorry, these are electrons. Okay, then after these are electrons, these are the probability density of electrons. Okay, कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. तो अब इसके और इसके बीच में जो ये खाली रीजन है, ये वाइट, ओके, ये क्या है? इसको ही बोलते हैं रेडियल नोड्स. दिस इज कॉल्ड रेडियल नोड्स. एंड एंगुलर नोड्स क्या होती है? एंगुलर नोड्स जैसे कि ये लोब्स है, मान लो किसी ऑर्बिटल की, और ये लोब्स जो हैं, इसमें जो ये प्लेन है जिसको हम क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन. मतलब ये एक ऐसा प्लेन है जो इसके बीच में से जा रहा है, इस पोजीशन के. ओके, सो यहाँ पे जो नोड आएगी इसको बोलते हैं हम एंगुलर नोड. एंगुलर नोड. ओके, दिस इज एंगुलर नोड एंड दीज आर रेडियल नोड्स. नोड्स वो जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिलने की डेंसिटी ज़ीरो होती है, प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है किसी भी ऑर्बिटल में, एटम, या फिर यू कैन से एटम के किसी स्पेस में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते, प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है, उसको बोलते हैं नोड्स. तो दोनों तरह के नोड्स बता दिए. अच्छा, ये जो है ये इस तरीके से कंसिडर करना है कि जैसे ये लोब है और ये जो प्लेन है वो इस तरीके से है और इसको कट कर रहा है बीच में से. ओके, तो इसको बोलेंगे जहाँ पे ये जगह है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है, और ये जो एरिया है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं इन लोब्स में. ओके, तो जो नोड होती है इसको बोलेंगे हम एंगुलर नोड. इसमें तुम्हें फॉर्मूला जरूर याद रखना है, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स एंड radial nodes. Then after energies of orbitals,
देखो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है? तो उसके लिए एक छोटा सा रूल है n+l रूल। दैट मीन्स इफ वी add up the principal quantum number and azimuthal quantum number of or an orbital, we can calculate its energy। जैसे कि n, इसकी एनर्जी नहीं, एनर्जी प्रायोरिटी निकाल सकते हैं कि किसकी ज़्यादा और किसकी कम है। मीन्स वी कैन कंपेयर। जैसे एग्जांपल है 1s ऑर्बिटल जो है उसके लिए जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, n की वैल्यू 1, और s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है अभी बताया था ना, 0। सो 1 + 0 = 1। 2s n+l, 2 + 0 2, 2p n+l 2 + 1 3, क्योंकि p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1। देन आफ्टर s के लिए l की वैल्यू 0 और ये तो 3 है ही, 3 ओके 4। तो इस तरीके से हमने वैल्यूज़ निकाली हुई है। अब देखो यहाँ पे जिन जिन की वैल्यू सेम है उनको हमने सेम कंसिडर कर लिया। जैसे कि सबसे कम है 1s, फिर 2s, फिर 2p एंड 3s, दोनों की एनर्जी सेम है। सो 2p = 3s। देन आफ्टर 3p, देन 3p = 4s, देन 3d 4p। अगर 5s की कैलकुलेट करते हैं वो भी कितनी आती है, अगर 5s की कैलकुलेट करोगे तो 5s की कितनी आएगी, 5 + s की वैल्यू 0 5, सो दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 4p। तो इस तरीके से आगे हम कर सकते हैं, ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर है उनकी एनर्जी इंक्रीज होने का। बट एक और बात ध्यान रखना, जब भी अगर ऐसी सिचुएशंस हो लाइक देयर इज 2p एंड 3s, ओके, एंड बोथ ऑफ देम आर हैविंग सेम एनर्जी, इन दैट केस जो ऑर्बिटल ऐसा हो जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम हो, जैसे कि 2p और 3s में 2p का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है और इसका ज़्यादा है, तो जो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा दैट मीन्स जो शेल न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगी उसकी एनर्जी हम कम कंसिडर करते हैं, और जो न्यूक्लियस से दूर है उसकी एनर्जी हम ज़्यादा कंसिडर करते हैं। दैट मीन्स 2p की एनर्जी 3s से कम होनी चाहिए वाइल फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, एक और बात, जैसे अभी हमने देखा कि कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे थे जिनकी एनर्जी सेम होती है, तो जिन भी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उनको हम बोलते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल, और वो जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं डीजनरेसी। मतलब डीजनरेसी का मतलब यही होता है कि इक्वल एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो। देन आफ्टर ये मैंने बता दिया अभी कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग हो लेकिन एनर्जी सेम हो, जैसे अभी 3p एंड 3s जो है उसकी एनर्जी किसके इक्वल होती है, 3p की एनर्जी 4s की इक्वल होती है, 3p की एनर्जी 4s की इक्वल होती है, लेकिन हम किसको कंसिडर करते हैं पहले, उसको जिसकी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो कम होता है, उसको हम क्या करेंगे, पहले प्रायोरिटी देंगे इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए, उसकी एनर्जी को हम कम मानेंगे। उसके बाद आता है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। तो एटम्स में ऑर्बिटल्स को कैसे फिल करते हैं उसके लिए 2-3 प्रिंसिपल्स है जो हमें फॉलो करने हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन एक्साइटेड स्टेट, जो अपने नॉर्मल जिस ऑर्बिटल में जाना है उसी में ही जाए। द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विद इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, दैट मीन्स सबसे पहले हमें उसको भरना है जिसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर सेकंड की एनर्जी कम है, तो एनर्जी कम से ज़्यादा की तरफ हमें क्या करना है, फिल करते हुए चलना है। तो उसके लिए कि ये छोटा सा डायग्राम है, इससे ईजिली हम ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, वैसे ही हम इसको फिल कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट शेल में ओनली 1 सब शेल होती है 1s, सेकंड में 2 सब शेल होती है, थर्ड में 3 सब शेल होती है, फोर्थ में 4 सब शेल होती है, फिफ्थ में 5 सब शेल्स होती है, लेकिन हमें फिफ्थ सब शेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन्हीं से ही हमारे पास जो 118 एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल हो जाती है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल 1s देन 2s, इस तरीके से एरो बनाएंगे, देन 2p 3s, 3p 4s, 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s, और इस तरीके से उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम फिल करेंगे, 1s को, फिर 2s को, फिर 2p 3s 3p 4s। ओके, इसके अंदर हमें याद रखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है,
कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं होने चाहिए जिनके सारे क्वांटम नंबर सेम हो। और ऐसा कब हो सकता है? ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब तुम ये कैलकुलेट करके देखोगे ना क्वांटम नंबर्स का, उसमें आ जाएगा। ऐसा तब हो सकता है जब एक ऑर्बिटल में हम ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करें। जैसे हम इसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। चलो पहले एक और इसका हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है वो देख लेते हैं उसके बाद। एक ये छोटा सा फॉर्मूला है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। किसी भी एक शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं वो कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं हम? 2n² से। जैसे फर्स्ट शेल में कितने आ सकते हैं? 2 × 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2। सेकेंड शेल में कितने आ सकते हैं? 2 × 2 का स्क्वायर, ओके, दैट मीन्स 8। तो इस तरीके से हम अलग अलग शेल में कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई दैट शेल। देन आफ्टर हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बोलता है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे वो हम कैसे फिल करेंगे, हम ये देखेंगे कि मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हो, मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हो। और वो कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है कि जब हम सारे डिजनरेटेड ऑर्बिटल्स को पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल करें और फिर उसमें पेयरिंग करें। ठीक है, ऐसे क्या हो सकता है, ये हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी फॉलो हो सकती है। अब देखते हैं जो हमने तीनों रूल्स पढ़े हैं उनको कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे कि हमारे पास है हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, ओके, एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का, सो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विल बी देयर एंड that 1 electron will be filled in 1s। ओके, फर्स्ट तो हमें 1s को फिल करना है, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया और मैंने इस तरीके से बॉक्स बना दिया, इसको हम ऑर्बिटल बोल सकते हैं। तो दिस इज 1s। देन आफ्टर हीलियम जो होता है उसके एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो दिस इज 1 में ही फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम 2। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हमने? 2। 1 में पहले तो सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल किया और फिर उसमें पेयरिंग कर दी, ये सेकेंड हो गया। देन आफ्टर लिथियम एटॉमिक नंबर 3, तो 3 के लिए फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, 1s2 हो गया। देन आफ्टर 2s की बारी आई, तो 2s में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 तो इसमें फिल हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग जो है वो इसमें फिल कर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन्स दीज एंड 1 इलेक्ट्रॉन दिस। याद रखना हमें हमेशा पहले स्पिन अपर वाली भरनी होती है, देन आफ्टर नीचे वाली स्पिन भरनी होती है। ठीक है, देन आफ्टर बेरिलियम का एग्जांपल ले तो 1s2 2s2, ओके, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, पहले ऐसे फिल करेंगे, फिर उसकी पेयरिंग, फिर इसमें ऐसे और फिर इसकी पेयरिंग। ऐसे 2-3 छोड़ के मैंने ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लिया। इन ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, देन फर्स्ट ऑफ ऑल 1s2 2s2 2p। अच्छा, एक और बात, जो p शेल होती है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? हमने उस दिन कैलकुलेट किए थे कि जो p शेल होती है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, 1p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, f में 7, s में 1। तो s का तो हमने ले लिया कि इसकी 1 ऑर्बिटल्स थे। अब p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसको कैसे फिल करेंगे? और 1 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। तो सबसे पहले इसको फिल करेंगे 1 2 3 4। अब ऑक्सीजन के ये जो है, तो जो हुंस रूल क्या बोलता है कि पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करो सारे ऑर्बिटल्स में, अगर ये तीनों इक्वल एनर्जी के हैं। तो 2p के तीनों ही जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इक्वल एनर्जी के होंगे। ये फिल कर दिया, ये फिल कर दिया, 2 2 4 और 3 7, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। तो 8th जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमने ऐसे फिल कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑक्सीजन का फिल करते हैं। देन आफ्टर एक और बहुत ज़्यादा एटॉमिक नंबर है 26, इसका ले लेते हैं केस। तो इसमें क्या होगा? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 देन 2s2 देन 2p। p में कितने आ सकते हैं? अभी हमने देखा ना कि 3 ऑर्बिटल्स हैं और जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उसका डबल कर दो, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 1s2 2s2 2p 6, 3s, s में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में 6, s में 2, d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 10। तो तुम लोग ये लिख भी सकते हो
कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, एस में 2, पी में 6, डी में 10 एंड एफ में 14। ओके, तो अब यहाँ पे बात करें 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। देखो यहाँ तक जो होता है, यहाँ तक हमारे 20 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, वो आ जाएंगे डी में। तो द कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। और इसको ऑर्बिटल्स में कैसे फिल करेंगे, कंसिडर दिस इज 1s 1 2 3 4, 1s आ गया, 2s आ गया, देन आफ्टर 2p, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5 6, 2p के बाद 3s आता है 2p के बाद, दिस इज 3s, इसमें 1 2, 3s के बाद 3p, दिस इज 3p, 1 2 3 4 5 6, देन आफ्टर 4s में ओनली सिंगल ऑर्बिटल इज देयर, एंड 4s के बाद 3d, d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5, ओके 3d। अब इसमें कैसे फिल करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे, देखो यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 and this one is 6। okay, this is how we fill the configuration of iron in orbitals। अब इसके बाद एक और टॉपिक आता है कि देखो ये तो हमने नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन कर ली, लेकिन अगर हम क्रोमियम और कॉपर की बात करें, मतलब क्रोमियम और कॉपर में क्या होता है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 29। तो अगर हम आयरन की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, दैट मीन्स इसमें 26 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन कॉपर में कितने होते हैं, क्रोमियम में कितने होते हैं 24, दैट मीन्स हमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही कॉपर में की कितनी होती है 29, दैट मीन्स 26 में 3 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करने पड़ेंगे, 1 2 एंड 3। तो इस तरीके से मतलब 3D तक बात जाएगी, ये कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी सारी अप टू 3p। जो चेंज आएगा इसमें जो 4s और 3D होते हैं ना, इनकी एनर्जी जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में ईजिली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो वही है, उसी से ही एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की बात करते हैं। जैसे अगर हम क्रोमियम की बात करेंगे तो मैंने बोला था कि 3p तक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, उससे आगे का देख लेते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते तो क्या करते, पहले 4s 2 एंड देन आफ्टर 3d 4। लेकिन क्या होता है कि किसी भी एटम में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन या फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है ऑर्बिटल्स में। इन दैट केस जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इन दैट केस क्या होगा, ऑर्बिटल्स जो होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, ओके, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। तो अगर हम इसका क्रोमियम का देखते हैं तो क्रोमियम में जब 4s2 3d 4 था, ठीक है, यहाँ पे ओनली 3d में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इन दैट केस क्या होगा, जो कॉन्फ़िगरेशन हम फिल करेंगे वो ऐसे करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s में एंड 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन 3d में। देखो लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होके इसमें चला जाए तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें ट्रांसफ़र हो गया और स्पिन सीधी हो जाती है। जैसे यहाँ पे स्पिन इस फॉर्म में है ना, क्योंकि हुंस रूल क्या बोलते हैं, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी तब आएगी जब ये स्पिन पहले सीधी हो। ठीक है, तो इसमें ये स्पिन्स सीधी हो गई, तो अब इसमें देखो, इसमें ये 4s भी हाफ फील्ड है और 3d भी हाफ फील्ड है, ओके। इन दैट केस 4s तो फुल फील्ड था लेकिन ये 3d हाफ फील्ड नहीं था, तो इस वजह से ये इसको एक तरह से सिमेट्रिकल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आ गई, और इससे जो क्रोमियम की ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 3d 5, ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू 4s2 3d 4, ओके। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई, ये एक एक्सेप्शन है।
सेम केस होता है कॉपर में। कॉपर के एटॉमिक नंबर है 29। ओके, इसके बाद इसमें 3p6 तक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, लेकिन अगर 4s की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम फिल करते हैं तो क्या आएगा, 4s2 3d9 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देखो इसमें तो ये फुल्ली फिल्ड है, लेकिन इसमें ये हाफ फिल्ड नहीं है, ना फुल्ली फिल्ड है ना हाफ फिल्ड है। तो हम क्या करेंगे, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है और इसकी जो नई कॉन्फ़िगरेशन आती है वो 4s1 ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देखो ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हो गया 3d10, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स भरेगा इसमें। इस वजह से ये जो ऑर्बिटल होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। इसलिए जो कॉपर की भी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 4s2 3d 4s1 सॉरी 3d10 इज़ मोर स्टेबल देन 4s2 3d9। तो ये दोनों इसमें एक्सेप्शनल केस थे, और दोनों में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किसकी वजह से थी, ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी थी इसमें इनकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। अब एक और चीज़ तुम लोग देख लो, जैसे कि किसी भी उसमें ऑर्बिटल में हमें ऑल क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लो, 3p1 है, ओके 3p1, इसमें मतलब एक इलेक्ट्रॉन फिल हो रखा है थर्ड शेल में p ऑर्बिटल में। तो इसकी सारे जो क्वांटम नंबर्स है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले इसमें n की वैल्यू देखेंगे, तो n की वैल्यू तो 3 है, ओके। देन आफ्टर l की वैल्यू, सेकंड फर्स्ट क्वांटम नंबर ये है, सेकंड क्वांटम नंबर l होता है। l की वैल्यू कितनी होती है, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, s के लिए 0, p के लिए 1, l की वैल्यू 1। देन आफ्टर m और ms या फिर स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए क्या करो, एक बार 3p ऑर्बिटल में इसको बना लो। उसके बाद तुम देखोगे कि m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -L2 प्लस L कोई भी हो सकती है। हमें हाँ वैसे लिखना चाहिए +L2 -L, क्योंकि पहले हम +L लेके चलते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, दिस इज +L कितना है इसमें, इन दैट केस +1 2 0 एंड -1 ये वैल्यूज़ है। तो इसमें +1 दिस ऑर्बिटल के लिए 0 एंड इसके लिए -1। तो m की वैल्यू कितनी है, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो रखा है ना, तो m की वैल्यू आ गई इसमें, ml भी लिखते हैं कई बार इसको, +1। देन आफ्टर स्पिन क्वांटम नंबर जो होगा वो कितना होगा, देखो पहले ये जो है ये स्पिन है, ये अप साइड है, तो अप साइड के लिए जो ऊपर की साइड होती है स्पिन, उसके लिए ms की वैल्यू होती है +12, ओके। इसके लिए कितनी हो जाएगी, +12। तो ये चारों क्वांटम नंबर आ गए इसमें। देन आफ्टर एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, 3p4 का ले लो, ठीक है। 3p4 का अगर हम एग्जांपल लेंगे तो 3p4 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, n इज इक्वल दिस इज 3p4, ये कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये 1 2 3 एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन फिर अपोजिट साइड में। बाकी तुम्हें फिल करने की ज़रूरत नहीं है। देखो अब इसमें n की वैल्यू कितनी है, 3, l की वैल्यू अगेन p है, p के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, 1। फिर जो ml है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब इसमें वही फिल करना है तुम लोगों को, 1 है तो +1 2 -1 +1 0 -1, और उसमें हमने जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल किया है ना उसकी वैल्यू हमें देखनी होती है। तो इसमें देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन ये फिल किया है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी +1, ओके। वैसे भी अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन ये और ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ml की वैल्यू जो होगी वो +1, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो फिल किया उसकी वैल्यू देखते हैं हम, +1 आ गई। देन आफ्टर ms स्पिन क्वांटम नंबर, अब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल किया है वो क्या कहाँ है, डाउनवर्ड साइड है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी होगी, -12। एक और एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं इसके अलावा, जैसे कि तुमने फिल कर दिया
3d2। ओके, इसमें सबसे पहले तो डी ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी सब शेल में। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 3। एल की वैल्यू डी के लिए कितनी होती है? 2 होती है। एस पी डी के लिए 2 एंड एफ के लिए 3। ओके, देन आफ्टर एम एल की वैल्यू कितनी आएगी? देखो, +2 टू -2 जाएगा, 0 +1 +2 -1 -2। तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन ये वाला फिल किया हमने। तो अगर सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन की देखनी है तो इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है? +1 है। और इसकी स्पिन जो होगी वो कितनी होगी? इसकी स्पिन होगी +12। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।